बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कल हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देते हैं तो वो चूँकि सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी आ जाते हैं, उसकी जगह घेर लेते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है, जिसके नतीजे में उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एक ही टेम्परेचर पे जब हम बगैर सॉल्यूट के किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेक करें और फिर उसमें सॉल्यूट डाल दें और सॉल्यूट मिक्स करें, जितना आप सॉल्यूट ज़्यादा डालते जाएंगे उतना उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हमें ये भी पता है कि वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो जो जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब डेफिनेटली अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। इसी तरह ये सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होता है, वो कम हो जाता है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा एक चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इस दफ़ा आपके रिड्यूस सिलेबस से उन्होंने निकाली है। ठीक है जी, तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने वन बाय वन पढ़नी है, इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे कोर्स में नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। इसकी तफसील मैंने आपको कल बता दी थी, परसों बता दी थी या कल बता दी थी कि वेपर प्रेशर कम क्यों होता है। रीज़न बड़ी सिंपल सी है, फिर एक दफ़ा मैं उसको बता देता हूँ कि ये जो सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट ऐड करने से वो कम हो जाते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं सरफेस के ऊपर। जितना सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा उतना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, उनका रेशियो कम हो जाएगा, वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ इसने मैथमेटिकली इसमें की हुई है वेपर प्रेशर लोडिंग की, इसको ज़रा समझ लें, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी ओवर पी नॉट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, और हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू x2। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। कोई किस चीज़ के मोल फ्रैक्शन के बराबर? जो सॉल्यूट होता है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जबकि हमें पता है कि x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का, वो उसी के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम डिवाइड भी करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम फिलहाल क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन की बात करें जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, लिहाजा ये जो x2 होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और n1 प्लस n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए अगर हम इसकी x2 की जगह इसको पुट करें n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर हो जाएगी? n2 ओवर n1 प्लस n2। अब याद रखना है जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत थोड़ा सॉल्यूट डाला होता है सॉल्वेंट के मुकाबले में। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा तो हमें पता है कि n1 की वैल्यू n2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम ये n1 प्लस n2 जो है, n1 प्लस n2, इसमें अगर हम n2 को नेग्लेक्ट करें तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये n1 में तब्दील हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में अगर हम n2 निकाल लें तो इससे वैल्यू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, माइनर सा डिफरेंस रहता है जो कैलकुलेशन में जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम अगर डिनोमिनेटर में n2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनती है डेल्टा पी ओवर पी नॉट, यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इट इज इक्वल टू n2 ओवर n1। अब थोड़ा सा ज़रा अगर आप देख लें कि n2 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n1 की जगह हम लिख सकते हैं W1 ओवर m1, मैस डिवाइड बाई मोलर मैस। 1 का मतलब है सॉल्वेंट, यानी n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, W1 मैस ऑफ सॉल्वेंट है और m1 मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह n2 की जगह हम लिख सकते हैं W2 ओवर m2,
यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट के मैस डिवाइड बाई मोलर मैस लिख लेंगे। आप देख लें यहाँ पर इसने ये ऊपर चूंकि N2 था, N2 की जगह इसने W2 ओवर M2 लिख दिया, नीचे N1 था, इसकी जगह W1 ओवर M1 लिख लिया। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं इस सारे को, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसमें हम M2 मालूम कर सकते हैं। सिंपली रीअरेंजमेंट है। M2 बराबर है W2 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, इंटू M1 मीन मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट, इंटू P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिवाइड बाई W1 वेट या मैस ऑफ सोल्यूट जितना आपने ऐड कर दिया, इंटू डेल्टा P डिप्रेशन इन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना कम हो गया। अब इसमें आप देख लें कि जी ये सारी चीजें हमारे पास नोन है, ठीक है। W2 और W1 वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आप अपनी मर्जी से ले लेंगे, इसमें आपको जरूरत ही नहीं है, जितना आप लेना चाहते हैं आप ले लें, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल 1 किलो उसमें ले लिया सॉल्वेंट, वाटर 1 किलो ले लें, उसमें एक मामूली सी पिंच, ठीक है, सोल्यूट की डाल दें, क्योंकि हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, और उसको वेट करके डाल दें। तो ये भी आपको पता होगा। M1 मोलर में सब सॉल्वेंट, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। P0 ये गिवन होगा, क्योंकि हमें पता है कि P0 कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं उस पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। डिवाइड बाई डेल्टा P कि वेपर प्रेशर कम कितना हो गया, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। तो ये जब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट का मैस मेजर करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर कम कितना हो गया, सोल्यूट से पहले कितना, सोल्यूट ऐड करने से पहले वेपर प्रेशर कितना था, और जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको डेल्टा P मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर आप पुट करते हैं तो आप M2 यानी मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी अननोन सब्सटेंस, आपके पास एक सब्सटेंस है और आपको नहीं पता ये क्या चीज है, तो चूंकि जब किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमने उसकी डिटरमिन करनी होती है, उसमें एक चीज़ मोलर मैस भी है। तो जब आपको मोलर मैस पता चल जाएगा तो ये आपके लिए क्लू होता है, एक चीज़ होती है ऐसी जो आपको बता सकता है कि आपके पास चीज़ क्या है, कौन सा सब्सटेंस है आपके पास। इस तरह जब आपको मोलर मैस पता चल जाएगा तो आपको मोलर मैस ऑफ अननोन सब्सटेंस आप मालूम कर सकते हैं। ये एक इसकी एप्लीकेशन भी है कि हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेयर करके किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलर मैस मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन भी हो गई है, और ये इसकी जो रिलेशन है, जो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, इसकी डेरिवेशन होगी। तो यही अब आपने याद रखना है जी। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि एक तो W2 और W1 है फार्मूले में, ठीक है जी। अगर आप इसको जरा आसानी से याद रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ कि एक तो इसमें है W2 ओवर W1, तरतीब ये है, ठीक है जी। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। फिर इसके है P0 ओवर डेल्टा P, ठीक है जी। ये इसका उलट है बिल्कुल, किसका, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो होती है डेल्टा P ओवर P0, ये उसका बिल्कुल उलट है, और मल्टीप्लाई बाई M1 यानी मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। ये 4-5 चीजें अगर आपने याद रखनी है, आपको डेटा गिवन होगा, आपने न्यूमेरिकल करना है, और यही इसकी एक एग्जांपल इसने नीचे दी हुई है कि when 106.3 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड M, अब एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको इसने बता दिया M, इसके कितने जी 106.3 ग्राम्स, ठीक है। दे आर डिजॉल्व इन 863.5 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन एक लिक्विड होता है, सॉल्वेंट है, 863.5 ग्राम्स हम इसके ले लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड फ्रॉम 98.6 टॉर टू 86.7 टॉर। दो चीजें इसने यहाँ पर बताई है। जो 98.6 स्टार है ये P0 हो गया, P0 मतलब अगर सोल्यूट हम ऐड ना करते तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो 98.6 स्टार था, लेकिन जब आपने सोल्यूट ऐड किया इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया, तो ये 86.7 टार हो गया। तो ये अब नया वेपर प्रेशर हो गया। इन दोनों को आप आपस में माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा P मिल जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ M, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो M जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपने मालूम करना है। अब यही चीजें आप देखें नीचे डेटा में भी इसने यही बताया जी। P0 98.6 स्टार हो गया, P 86.7 टार हो गया, ठीक है जी, सोल्यूट ऐड करने के बाद जो इसका प्रेशर बन गया, और डेल्टा P इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं तो ये 11.9 टार हो गया। W2 वेट ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ इसमें न्यूमेरिकल में, इस तरह W1 भी आपको दिया हुआ, ठीक है जी। M1 मोलर मैस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो लिहाजा जब आप इसका मोलर मैस निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 हो गया, तो ये 78 हो गया।
ये इसने 78 यहाँ पर ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस निकाला हुआ। ठीक है जी, जाहिर सी बात है बेंजीन का मोलर मैस आपको खुद आना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेंजीन का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। और अब इसी को इसने इसमें इक्वेशन में जब चीज़ें पुट कर दी हैं तो इसका आंसर आया 79.56 ग्राम्स पर मोल जी। इसके बाद हम आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब जाहिर बात अगर आपके पास प्योर लिक्विड की बजाय कोई सोल्यूट है तो उसका यकीन वेपर प्रेशर कम होगा, तो लिहाजा वो वेपर प्रेशर अटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जो नॉर्मली यूजुअली 1 एटमॉस्फेयर होता है उसको अटेन करने के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो बॉयल होगा, अदरवाइज वो बॉयल नहीं होगा। इसका मतलब पहले वो कम टेम्परेचर पे बॉयल होता था, वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सल्यूट ऐड करने से, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी सॉल्वेंट में अगर हम ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसने नीचे ग्राफ में यही चीज़ें शो की है। ठीक है जी, इसने प्लॉट किया हुआ एक तरफ टेम्परेचर, दूसरी तरफ भी वेपर प्रेशर किया हुआ। ठीक है, और नीचे वाला जो ग्राफ है ये सोल्यूशन का है और ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट का है। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा जबकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ वो नीचे बन गया। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसने ये जो यहाँ पर दिया हुआ ये लाइन, ये एक्सटर्नल प्रेशर को जाहिर करती है। इसका मतलब टेम्परेचर इसके बराबर होगा तो बॉयल होगा। आप देखें जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो ये जगह थी जहाँ पर ये बॉयल होता था और ये टेम्परेचर T1 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, लेकिन जब आपने इसमें सल्यूट डाल दिया तो अब इसका वेपर प्रेशर इसका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर उस वक्त होता है जब टेम्परेचर T2 होता है। ठीक है, इसलिए हम देख रहे हैं कि एलिवेटेड टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर। अब ये जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये हम कहते हैं इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास 1 मोलल सोल्यूशन है, 1 मोलल, मोलल से मुराद 1 मोल ऑफ सोल्यूशन इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोलल बात कर रहा हूँ, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ। इफ वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो उस वक्त जो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहेंगे हम इसको? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये यहाँ पर इसने लिखा हुआ, या इसका जो सादा नाम है वो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका अपना नाम याद रखना है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। या आपको इससे भी याद रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, और नीचे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन ये भी हो सकता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह आगे हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में पढ़ेंगे, वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसने ग्राफ में बताई है। ठीक है, यहाँ पर इसने यही बताया कि जो डेल्टा टी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? T2 माइनस T1। और इसको डेल्टा टी बी इसलिए कहा इसने, डिफरेंस ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट्स गिव्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा हो गया। ठीक है, डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब थोड़ा सा जरा इसकी जो डेरिवेशन है उसके ऊपर हम आते हैं कि हमें पता है कि जो डेल्टा टी बी है यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। मोलैलिटी मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जितनी मोलैलिटी ज्यादा होगी उतना ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी। के बी इसमें इसने यूज किया हुआ है एज कांस्टेंट। ठीक है, और द कांस्टेंट के बी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये यहाँ पर बेसिकली जो आपने याद रखना है कि ये कांस्टेंट एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। ये यहाँ पर इसने यूज किया प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, तो फिर m की वैल्यू 1 होगी फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन m की वैल्यू 1 होगी। इससे हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गई? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोलर
जो सोल्यूशन होगा किसी सब्सटेंस के लिए, उसका जो डिफरेंस या उसका जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, वही उसका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना पहले शुरू में भूल गया था, इसको जरा ध्यान में रखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है, ये ऊपर मैं एक दफा इसको ले जाता हूँ और आपको ये दोबारा जरा इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किस चीज को कहते हैं, ठीक है। ये इसने डेफिनेशन में दिया हुआ है, the properties of solution which depend only on number of solute particles and not on their nature are called colligative properties। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूट कौन सा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर में आपको यहाँ पर मिसाल दे दूंगा, अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का बना लें, इस तरह 1 मोलर सोल्यूशन हम फॉर एग्जाम्पल यूरिया का बना लें, ठीक है। इस तरह 1 मोलर सोल्यूशन हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस का बनाएंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा और जो आयनाइज नहीं होता होगा, ठीक है, आयनिक ना हो, तो जाहिर सी पता उन सबके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। जब हम 1 मोलर कहेंगे इसका मतलब हमने 1 मोल ऐड कर दिया, तो उनका जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगी वो भी सेम होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ग्लूकोज है, वो यूरिया है या वो कोई और चीज। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सोल्यूट कोई भी हो सकता है, अगर पार्टिकल्स उनके सेम है, नंबर पार्टिकल्स सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, यानी मोलैलिटी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो उस सूरत में उनका जो है वो जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम ही होगी, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो बता दें। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है कि जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया था कि इसमें डेल्टा नहीं है, डेल्टा इसने गलती से डाला हुआ, ओके। अब इसमें इसने एम यानी जो मोलैलिटी है उसका फार्मूला लिख दिया। अब मोलैलिटी आप देखें फार्मूला बड़ा सिंपल सा है इसका, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई W1। बेसिकली इसने नीचे वेट या मैस ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ इन ग्राम्स और ऊपर जब इसने इसका 1000 लिख दिया तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैस ऑफ सोल्यूशन अगर हम जाते हैं हमारे पास फार्मूला मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम मैस डिवाइड बाई मोलर मैस लिखते हैं, और अगर वेट हम केजी की बजाय ग्राम में ले लें, क्योंकि वेट हम नीचे ले रहे हैं तो ऊपर हम 1000 लिख देंगे, इसका मतलब वेट को हमने केजी की बजाय ग्राम में लेने की बजाय हमने उसको डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो ये मोलैलिटी का फार्मूला बन गया, ठीक है जी। ये अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लूँ और फिर हम इसको रीअरेंज कर दें ताकि आपको ये समझ आ जाएगी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट, और मैस ऑफ सॉल्वेंट हमने किस में लेना है, ये हमने केजी में लेना है, ठीक है जी। मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमें बराबर होता है मैस डिवाइड बाई मोलर मैस, और यहाँ पर हम मैस ले रहे हैं W2 मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2। इसी तरह मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मैस ऑफ सॉल्वेंट इसको हम लेते हैं W1 किसमें, केजी में, लेकिन अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये फिर तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा, हम कहेंगे W1 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये किस में तब्दील हो गया जी, या केजी को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आप ये चीजें ऊपर इसमें पुट करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह अब हम लिखेंगे W2 और M2, मोलैलिटी ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिखेंगे W2 और M2 डिवाइड बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बजाय अपने ग्राम्स में ले लिया तो ये बनेगा W1 ओवर 1000, ठीक है। इसी को रीअरेंज कर लेंगे तो ये बनेगा W2 इंटू 1000, ऊपर जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या आ गया M2 इंटू W1, और आप देखें यही फार्मूला इसने यहाँ पर लिख दिया,
ये यहाँ पर इसने यही फार्मूला लिख दिया जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है जी। लिहाजा अब इसमें इसने क्या किया कि इसमें इसने सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसने मोलैलिटी पुट की है, जो ऊपर हमने इक्वेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इसमें मोलैलिटी का इसने जो पुट कर लिया तो M2 इसने निकाल दिया मोलर मैस ऑफ द सॉल्यूट, ये किसके बराबर आ गया के बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है, इंटू W2 ओवर W1 इंटू 1000। ठीक है, आसानी के लिए हम याद रखने के लिए इसको यूं भी लिखते हैं के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये जरा सिंपल इसका बन गया है M2 इसके बराबर। ये दूसरा फार्मूला आ गया कि अगर हमने मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है उसमें जो एलिवेशन हमने देखनी है बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, जो हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे डेल्टा टी बी कितना है, के बी आपको गिवन होगा। ठीक है जी, और W2 और W1 आप खुद ले लेंगे, ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, मोलर मैस मिल जाएगा अननोन सॉल्यूट का, यानी प्रॉपर्टी जो आप मालूम करना चाहते हैं वो मोलर मैस ऑफ अननोन सब्सटेंस। चाहे अब आप इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जरिए से कर लें या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जरिए से कर लें, या फिर तीसरा जो हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट के जरिए से पढ़ लेंगे। थोड़ी सी इनकी कैलकुलेशंस डिफरेंट है, फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन एप्लीकेशन इनकी सेम है। इन एप्लीकेशन क्या है, वी कैन डिटरमिन मोलर मास ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। जी बेटा यहाँ तक क्लियर है। आगे एग्जाम